जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन जो हम लोगों ने पढ़ना है दैट इज़ इजारा यूज़ एज ए मोड ऑफ फाइनेंसिंग। व्हाट आर द बेसिक रूल्स ऑफ इजारा इफ़ वी यूज़ एज ए मोड ऑफ फाइनेंसिंग। मैंने आप लोगों को पहले भी इसको मतलब बताया है, तो दोबारा बता रहा हूँ कि हमारे पास अगर लीज़ एज ए मोड ऑफ फाइनेंसिंग या इजारा एज ए मोड ऑफ फाइनेंसिंग के तौर पे यूज़ करते हैं तो उसके क्या बेसिक रूल्स हैं। तो बेटा बड़े सादे से लफ्ज़ों में आप लोगों को बता दूं कि वही बेसिक रूल है जो हम लोगों ने ऊपर पढ़े, लेकिन कुछ उसमें जो डिफरेंसेस आएंगे क्योंकि इजारा के रूल नहीं बदल सकते, चाहे वो मोड ऑफ फाइनेंसिंग के तौर पे यूज़ हो, चाहे वो मोड ऑफ फाइनेंसिंग के तौर पे यूज़ ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मोड ऑफ फाइनेंसिंग से मुराद क्या है? फाइनेंशियल लीज़। फाइनेंशियल लीज़ के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि इस्लामिक शरिया के अंदर इसको ये पॉसिबल नहीं है, फाइनेंशियल लीज़ अलाउ नहीं है, हम लोग फाइनेंशियल लीज़ के तौर पे नहीं ले सकते। तो फिर अब क्या होता है, किस तरह से इसको ऑपरेट किया जाता है, इसको हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग लीज़ एज ए मोड ऑफ फाइनेंसिंग के तौर पे यूज़ करें तो उसकी पहले नंबर पे है कमेंसमेंट ऑफ लीज़। तो वही बात कि लीज़ कब शुरू होगी, फाइनेंस के तौर पे कब शुरू होगी? जब एसेट डिलीवर होगा। फ्यूचर डेट पे तो ये होता ही है, मतलब ओबियसली एग्रीमेंट होता है फ्यूचर डेट पे, लेकिन दिस पीरियड विल बी अफेक्टेड स्टार्ट फ्रॉम या अफेक्टेड फ्रॉम एट दैट डेट ऑन विच द एसेट विल बी डिलीवर टू द लेसी। जो एसेट है लेसी को डिलीवर किया जाएगा, जब वो उसको इस्तेमाल करेगा तभी रेंट पे करेगा ना। अब एक चीज़ मुझे मिली नहीं है, मैंने इसको इस्तेमाल ही नहीं किया, तो मैं उसका रेंट किस बात का पे करूँ? बात समझ आ रही है आपको? तो ये लीज़ पीरियड शुरू तब होगा, इस बात को आप लोग ज़हन नशीन कर लें। दूसरे नंबर पे रेंट शुड बी चार्ज आफ्टर द डिलीवरी ऑफ एसेट। चाहे स्टार्ट हो गया लेकिन रेंट बाद में ही शुरू होगा, रेंट उससे पहले चार्ज नहीं हो सकता। तो रिलेशनशिप क्या है पार्टीज़ में? दो तरह की बेटा इसमें रिलेशनशिप होते हैं। नॉर्मली बैंक हमें मतलब गाड़ी हमने बैंक से लेनी है ना, तो बैंक हमें ख़रीद के ख़ुद नहीं देता। बैंक क्या करता है, या हम लोग मार्केट से वो गाड़ी ख़रीद लेते हैं, तो या मार्केट में हम लोग किसी बंदे से एग्रीमेंट कर लेते हैं तो बैंक उसको पेमेंट कर देता है। और मतलब एक ताल्लुक पहला हमारा एज ए एजेंट होता है। हम गाड़ी तो अपने लिए ही ख़रीद रहे होते हैं, अपने लिए ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन हम लोग असल में बैंक के एजेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं। बैंक के एजेंट क्या है कि वर्क एज ए एजेंट ऑफ द बैंक, मतलब बैंक के कहने के ऊपर हम लोग वो गाड़ी ढूंढते हैं। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली गाड़ी हम लोग खुद ही ढूंढते हैं और बैंक से रब्ता करते हैं कि इसको लीज़ कर दें। अदरवाइज़ लेकिन नॉर्मली क्या है कि एक रिलेशन जो डॉक्यूमेंटेशन क्या है कि हम एज ए एजेंट काम कर रहे हैं बैंक के साथ, और बाद में जब वो चीज़ हमें मिल गई तो फिर बाद में हमारा बैंक के साथ एक दूसरा इजारा का एग्रीमेंट हो जाएगा। तो ये दो तरह के रिलेशनशिप इसके अंदर काम करते हैं, ठीक है। और एक बात ज़हन में रख लें कि लीजिंग मुराहबा नहीं है। मुराहबा भी तो यही है ना बेसिकली, कि हम लोग फ्यूचर पे सेल करते हैं, और सेल है उसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, उसमें हम लोग इंस्टॉलमेंट पे फ्यूचर सेल हो सकती है, इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट कर सकते हैं, उधार पे चीज़ें बिक जाती है ना, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये क्या है कि ये रेंट है, दैट इज़ नॉट सेल। इस बात को भी ज़हन में रख लें, ये सेल नहीं है, ये रेंट है। तो मतलब रेंट के तौर पे यूज़ होगा, सेल के तौर पे यूज़ नहीं होगा। मैं इसके ऊपर इतना ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि हम लोग रूल्स को पहले पढ़ चुके हैं। तो तकरीबन वही हैं, वही बात, एक्सपेंसेस कॉन्सिक्वेंट टू ओनरशिप, ओनरशिप से रिलेटेड, ओनरशिप किसके पास है? लेसर के पास, तो सारे एक्सपेंसेस वही मीट करेगा। और हाँ, वो ये ज़रूर करेगा कि अगर उसने उसको बेचना है तो वो एक्सपेंसेस को कवर अप कर सकता है। और अगले नंबर पे वही है, लेसी एज ए अमीन, अमीन के तौर पे ही काम करता है, उसके मतलब रनिंग एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस को मीट करता है। लेकिन अगर उसका कोई नेग्लिजेंस हो जाए तो वो उसको पूरा करेगा, जो ऊपर हम लोगों ने पढ़े। सारे प्रिंसिपल्स वही हैं। वेरिएबल रेंटर्स इन लॉन्ग टर्म लीज, रेंटल वेरिएबल हो सकते हैं, फिक्स हो सकता है, मतलब ये एट्स अप टू यू। ये भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मतलब मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि जिधर आके प्रॉब्लम होनी है प्रॉब्लम है, और ये वो पॉइंट है जिधर आके मसाइल होने हैं, दैट इज़ द फाइनल पॉइंट। बाकी तो सारा लीज़ के ही सारे हैं रूल्स, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पेनल्टी का वो एक फंडामेंटल असूल हमारा कि चार्ज नहीं हो सकती, लेकिन अगर चार्ज कर लें तो वो चैरिटेबल पर्पज़ के लिए यूज़ होगी, ठीक है। और ये वो पॉइंट है जिधर आगे फटा पड़े। टर्मिनेशन ऑफ लीज़ हो सकती है, अगर कोई लेसी जो है टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा ना करे तो वो उसको टर्मिनेट कर सकता है। एंड दैट इंश्योरेंस, सेकंड लास्ट पॉइंट, इंश्योरेंस आप अपनी गाड़ी की या उन चीज़ों की करवा सकते हैं जी, डेफिनेट करा सकते हैं, लेकिन इस्लामिक इंश्योरेंस तकाफुल, नॉट कन्वेंशनल इंश्योरेंस। अब ये वो पॉइंट आ गया जो मैं बेसिकली पढ़ाना है इस पूरे सवाल में। इससे अलावा तो जितने पॉइंट है वो हम ऑलरेडी सवाल नंबर 1 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं।
इस वजह से ना उनके ऊपर मैंने टाइम लगाया है, ना उनको इतना डिटेल से डिस्कस किया है। अब ये वो पॉइंट है जिसको डिटेल से डिस्कस भी करना है और टाइम भी लगाना है। अब ये वो फड्डा है जिसकी वजह से इस्लामिक जो लीज़ है उसके अंदर इबहाम पैदा होते हैं, वो प्रॉब्लमेटिव है, वो इतनी मतलब रिलायबल नहीं है। लेकिन फिर वही बात कि ये क्रिटिकल पॉइंट पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को अपना वो बात दोबारा याद कराता हूँ कि इससे हमें भागना नहीं है, इसके अंदर ही रहना है, ताकि हम लोग जब हम किसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ओबियसली उसके लूप होल्स को क्या करेंगे, ठीक करेंगे। लेकिन अगर हम उस चीज़ को छोड़ दें तो फिर वो ख़राब ही देगी, कभी भी ज़िंदगी में ठीक नहीं होगी। अब ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर टाइम भी लगाना और काम भी करना है। ये है असल डिफरेंस कि इजारा अगर मोड ऑफ फाइनेंसिंग के तौर पे यूज़ करें तो आखिरी फड्डा वो पड़ेगा कि जो रेजिडुअल वैल्यू है, रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, जो एंड पे रह जानी है। मिसाल के तौर पे आपका 5 साल का लीज़ एग्रीमेंट है, 5 साल आपने गाड़ी इस्तेमाल की, 5 साल का रेंट पे कर दिया। आफ्टर 5 ईयर्स उसकी जो वैल्यू रह गई है वो क्या है, अब वो आपको ट्रांसफ़र होगी या ऑनर वापस लेगा। इस्लाम कहता है ऑनर वापस लेगा, आपको ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने निज़ाम बैंक से कोई गाड़ी लिया तो एट दी एंड आपको वो ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये जब आप पूरे का पूरा पढ़ेंगे, ये जितना 2-3 सफ़ों के ऊपर पैराग्राफ है, तो यही बातें निकलेंगी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं आपको सादे से लफ्ज़ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपके लिए समझना ज़रा आसान हो जाए। बड़ी सादी सी बात है कि जो एंड वाली अमाउंट रह गई इसको हम कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू। अब ये ट्रांसफ़र होती है फाइनेंशियल लीज़ में, ऑपरेटिंग लीज़ में नहीं होती। चाहे वो 2 रुपये की बचे, 10 लाख की बचे, 2 लाख की बचे, जितने की भी बचे, इस्लाम कहता है कि ये बिलोंग करेगी ओनर्स को, नॉट फॉर लेसी। बट इस्लामिक फ़ाइनेंस में ये हमें ट्रांसफ़र हो जाती है। तो यहाँ पे 2 तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं। एक बात, वो 2 तरह के कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले आपको मैं इस्लामिक शरिया के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ा दूँ। एक बात को ज़हन में रखें कि एक चीज़ के एक कॉन्ट्रैक्ट में 2 कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। एक मामले में यानी कि एग्रीमेंट विद इन एग्रीमेंट, जैसा स्टेट विद इन स्टेट होता है, एग्रीमेंट विद इन एग्रीमेंट नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे पहला एग्रीमेंट हम उसके साथ क्या करने लगे हैं जी, रेंट का, और आखिर पे हम अपना उसका एग्रीमेंट क्या कर दें जी, हम आपको बेच देंगे। ये भी हो सकता है, मतलब कुछ शरिया प्रिंसिपल ने कहा जी आप उसको एंड पे बेच दें लेसी को। तो यहाँ पे एतराज़ात भी हैं। मिसाल के तौर पे जी 5 साल हमारा उसकी किस्त है जी 15,000, तो 15,000 हमारी वो गाड़ी इस्तेमाल करता रहा और हम उसको 15,000 रेंट पे करते रहे, ठीक होगी बात। आफ्टर दैट एट दी एंड आखिरी किस्त के वक्त हम उसको 15,000 रुपये की गाड़ी बेच दें, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी वो चीज़ है। तो हमारी चीज़ है, मैं मेरी चाहे 10 लाख की चीज़ हो, मैं उसको 2 रुपये की बेच दूँ। ये हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आप फ्री कंसेंट और फ्री विल के साथ उसको पे कर रहे हैं, आप बेच रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अमाउंट एडवोकेट होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ तक तो बात समझ आती है। लेकिन ये एक इसके अंदर जो ऑब्जेक्शन आई वो क्या आई कि जी यहाँ पे लेसर जो है, यानी कि जो ओनर है, बैंक है, वो बाउंड हो जाता है कि जनाब नहीं इसी लेसी को बेचना है। भाई मैं 15,000 की अपनी गाड़ी बेचनी है तो ज़रूरी है इसी को बेचना, किसी और को बेच दूँ? ये एतराज़ जेन्युइन है, वैलिड एतराज़ है। तो ये बाउंडिंग का मतलब है कि एक एग्रीमेंट में दूसरा एग्रीमेंट था, तो एक एग्रीमेंट में दूसरा एग्रीमेंट आप नहीं कर सकते। हाँ, आप रेंट एग्रीमेंट ख़त्म हो जाए उसके बाद एक नया एग्रीमेंट करें जी 15,000 की हम आपको गाड़ी बेच देंगे। लेकिन फिर भी उसमें यही बात आ जाती है कि एट द एंड उसी को क्यों बेचनी है जी, किसी और को बेच दें। अगर आपकी फ्री विल है ना, तो फ्री विल तो सबके लिए होती है, किसी एक के लिए तो नहीं होती। तो बाउंडिंग का कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो उलमा ने इसके अंदर उठाई, कि जो हमारे शरिया प्रिंसिपल्स के अंदर उन्होंने एडअप किया है कि जी एंड पे आप उसको एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कर लें बेचने का। हाँ, बात लीगली ठीक होगी कि जी वो रेंट एग्रीमेंट है, ये सेल का एग्रीमेंट है, तो मैं अपनी चीज़ बेच सकता हूँ, जितने की मर्ज़ी बेचूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट उसी को क्यों? तो ये एक एतराज़ है जिसका जवाब आना भी बाकी है, इस चीज़ को ज़हन में रखें। फिर दूसरी शक्ल उन्होंने उलमा ने क्या बनाई जी, एट द एंड हम उसको हिबा कर देंगे, गिफ्ट कर देंगे। तो फिर इसके ऊपर मेरा अपना एतराज़ होता है, भाई हिबा क्यों करना है, इसी को क्यों करना है, किसी और को क्यों नहीं करते? ये कौन सा आपका उसके साथ कौन सा ऐसा रिलेशन है? बैंक के, चलो जी मान लिया कस्टमर है, तो बैंक के तो लाखों कस्टमर है, तो हर कस्टमर को गिफ्ट क्यों नहीं करते आप? तो इसके ऊपर भी ये एतराज़ है। तो ये जो रेजिडुअल वैल्यू है, हमारा फाइनेंशियल जो सिस्टम है, इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम इस वक्त जो मौजूद है, वो इसको ट्रांसफ़र कैसे करता है, पॉइंट समझ आ गया? वो 2 तरह से करता है। या तो वो एक सेपरेट एग्रीमेंट कर लेगा सेल का एट द एंड ऑफ जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल टाइम पीरियड है, एक सेल, उस अमाउंट को उतने का वो सेल कर देगा, या वो एंड में क्या कर देगा,
हिबा कर देगा, गिफ्ट कर देगा, ट्रांसफ़र हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। लेकिन इन दोनों पॉइंटों में जो जो इतराज़ है वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन फ़िल वक्त ये चल रहा है, तो रिसर्च हो रही है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसके लिए कोई बेहतरी करे तो बेहतर है कि इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट निकला है। तो ये एक बेटा मेन चीज़ थी जो हमारे पास इसमें थी, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। आप लोग के पास इजारा यूज़ एज ए लीज, मोड ऑफ फाइनेंसिंग, मोड ऑफ फाइनेंसिंग में ये आखिरी पॉइंट ही असल चीज़ है, बाकी सारा वही है कि रेंट ये होगा, पीरियड ये होगा, रेंटल कितने होंगे, लायबिलिटीज़ किसको पे करेंगे, वो सारे के सारे पॉइंट्स तकरीबन वही हैं, ठीक है जी। लेकिन बुनियादी आखिरी पॉइंट में फ़र्क था, वो आप लोग को मैंने डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दिया जी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।